नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। तो आज एक बार फिर से बात कर ली जाए क्योंकि मोदी जी अब जब बाहर जाने लगे हैं विदेश में, तो मन में एक आशंका, एक खटका, एक खतरा पैदा होता जा रहा है। 2 कारण से। मोदी जी जब बाहर जा रहे हैं तो भारत का प्रधानमंत्री बाहर जा रहा है और भारत का प्रधानमंत्री जब बाहर जा रहा है, तो उसके ओवरऑल जो उसका पर्सोना है और जो उसकी ताकत है और जितने लोगों को वो रिप्रेज़ेंट करता है, उसमें अगर कोई गुस्ताखी होती है, उसकी इज़्ज़त पे कोई देश अगर उसको ठीक से ट्रीट नहीं करता है, तो वो प्रत्येक भारतवासी के लिए कहीं न कहीं उसमें अ, एक अपमान-सा महसूस होता है। हाल की यात्राओं में देखा है जिस तरह से ट्रम्प ने मोदी जी को उनकी आखिरी अमेरिका यात्रा में ट्रीट किया था, वो बहुत रिस्पेक्टेबल नहीं था। अ, 2 चीज़ें इसलिए वो हरदम याद रखी जाएँगी। बाकी सारे राष्ट्राध्यक्षों को वो लेने बाहर तक खुद आ रहे थे ट्रम्प जी, इनको लेने नहीं आए। और ये चीज़ें मायने रखती हैं, छोटी-छोटी चीज़ें मायने रखती हैं, जो मोदी जी खुद मानते हैं। और दूसरी बात जिस तरह से भारत के लोगों को उन्होंने डिपोर्ट किया तो हथकड़ी बेड़ी पहना के एक बार नहीं 2-2 बार। तो वो बिल्कुल सोची-समझी रणनीति था लगता है। मैं 2 बातें कर लूँ ट्रम्प जी की और कनाडा की बात बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं 2-3 बातें कर लूँ कि मोदी जी भी कुछ काम ऐसे करते हैं, जहाँ पे वो दोस्ती को प्राथमिकता रखते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि एक व्यक्ति की पहचान इससे होती है कि वो अपने दोस्त के अच्छे-बुरे में काम आए। लेकिन दोस्ती केवल मैं ये मान सकता हूँ कि किसी के बुरे दिन हो, आप उनके साथ खड़े हों, उनकी मदद करिए। तो पूरे देश की जो इज़्ज़त है, जो पूरे देश का व्यवसाय है, उसको एक दोस्त के हाथों दे देने के लिए अगर सारी कवायद हो, तो उसपे कहीं न कहीं दिक्कत होती है। मोदी जी को कनाडा सबको मालूम है G7 में शुरू में मोदी जी को बुलाया नहीं गया था, बाद में मोदी जी को बुलाया गया, उसपे भी चर्चा करेंगे। उस हो-हल्ले के बीच में मोदी जी जब कनाडा जा रहे हैं, तो उन्होंने साइप्रस होते हुए साइप्रस और कनाडा कोई अगल-बगल की कंट्री नहीं है। साइप्रस अ, यूरोप का एक बिल्कुल कोने का देश है। टर्की से उसकी सीमा लगती है और कनाडा उससे हज़ारों किलोमीटर दूर। तो कोई ये भी नहीं है कि रास्ते में वो कोई साइप्रस की एक सोची-समझी अ, यात्रा। इससे पहले साइप्रस में अटल जी भी गए थे। मालूम नहीं बीजेपी वाले जो प्राइम मिनिस्टर लोग होते हैं, इनका बहुत प्रेम है साइप्रस से। मैं जानकारी के लिए सिर्फ बता दूँ कि साइप्रस की कुल आबादी 9,23,000 है, जैसा अभी जो आंकड़े मिल रहे हैं, 9,23,000। हमारे मतलब इंडिया में बहुत से विधानसभाएँ हैं जो 9 लाख जिसमें शायद वोटर लोकसभा में तो वोटर कम से कम 24-25 लाख वोटर होते हैं, मैं जनसंख्या तो इससे ज़्यादा। तो विधानसभाओं में मोटे तौर पे अगर 5 लाख वोटर हैं, तो जनसंख्या करीब 8-9 लाख होगी। तो एक विधानसभा के मेंबर जितना बड़ी पॉपुलेशन के देश में प्रधानमंत्री जी भागे-भागे जा रहे हैं। ट्रेड भी कोई ऐसा नहीं है। ये है ना कि ट्रेड बहुत होता है, ट्रेड भी कोई ऐसा नहीं। ट्रेड जो फुल ट्रेड होता है, वो कोई 80-100 मिलियन का है। 90 मतलब मिलियन यूएस डॉलर से कम ही 1 मिलियन 8 साढ़े 8 करोड़ रुपया, करीब 800 साढ़े 800 900 करोड़ का टोटल ट्रेड। अब उसमें ऐसा क्या वहाँ पे शहद है, ऐसी कौन-सी उनके पास ताकत है, जिसकी वजह से मोदी जी जा रहे हैं। अटकलों का बाज़ार तो लगेगा ही लगेगा। तो पहला वहाँ पे आज स्टेटमेंट आ गया है, मोदी जी जब गए हैं तो वहाँ पे भारत ने 4 एमओयू साइन किए। तो एक एमओयू जो सबसे प्रमुख और उनके यहाँ से कहा जा रहा है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा एमओयू है, वो गुजरात की गिफ्ट सिटी, जहाँ पे मोदी जी एक अल्टरनेटिव अ, स्टॉक एक्सचेंज बनाना चाहते हैं, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को टक्कर दे। गिफ्ट सिटी के स्टॉक एक्सचेंज और साइप्रस के स्टॉक एक्सचेंज के बीच में एक एमओयू साइन हुआ। साइप्रस का स्टॉक एक्सचेंज कितना बड़ा है आप सोच ही सकते हैं, 9,23,000 के देश में। उसपे 1 साल का बच्चा भी है और 100 साल के बूढ़े भी। तो मोदी जी का ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि उन्होंने गिफ्ट किया। गुजरात की वो गिफ्ट सिटी जिसका बहुत नाम था, जिसमें बहुत से लोगों था कि पैसा लगाओ, ₹10 लगाओ, 10,000 हो जाएगा। जिसमें सबके पैसे अब डूबने जैसे लग रहे हैं क्योंकि उस तरह की कहीं वो गिफ्ट सिटी का मामला बना नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण मेरी समझ में है,
मोदी जी जब जब मित्र संकट में होता है तो उसके संकट मोचक के रूप में सामने आ जाता है। मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं, लेकिन मेरे पास कुछ और आंकड़े। साइप्रस में कौन रहता है? गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी साइप्रस के नागरिक, ये ध्यान रखिए। उनके बड़े भाई साइप्रस के नागरिक। उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि साइप्रस में जाके वो पढ़ाई कर रहे थे या उन्होंने शादी कर ली साइप्रस में या वो वहां नौकरी कर रहे थे तो उन्होंने नहीं। उन्होंने 2016 में साइप्रस की एक नीति थी गोल्डन पासपोर्ट की, उन्होंने पैसा दिया और साइप्रस की नागरिकता ले ली क्योंकि भारत में वो गिरफ्तार हो जाते तो भारत से भाग गए। भाग के, और ये 2014 के सब बात की बात है, वो चैन से जाके उन्होंने साइप्रस में नागरिकता ली। अब वो साइप्रस के नागरिक हो गए। और मैं ये भी आपको बता दूं कि बहुत से हिंदुस्तान के भगोड़ों ने, हिंदुस्तान के बहुत से आर्थिक अपराधियों ने साइप्रस की नागरिकता ली थी, जिसके चलते साइप्रस ने 2020 में अपनी गोल्डन पासपोर्ट योजना को बंद कर दिया। और उसके इंटरनल डॉक्यूमेंट्स में आप गूगल करके देख लीजिए, ये लिखा है कि इसलिए बंद किया गया क्योंकि देश के, दुनिया के बहुत से इकोनॉमिक ऑफेंस वाले क्रिमिनल्स जो वो उनके देश में पनाह ले रहे थे इस गोल्डन पासपोर्ट को करके, क्योंकि गोल्डन पासपोर्ट का मतलब एक मोटा रकम दीजिए, इन्वेस्ट क्या वहां पे एक मोटी रकम दीजिए और वो आपको वहां की नागरिकता दे दें। इसलिए वो स्कीम खत्म हो गई 2020 में। साइप्रस को भी समझ में आ गया कि दुनिया भर के आर्थिक अपराधी उसके यहाँ जुट रहे हैं। अब दूसरी चीज समझ लीजिए, विनोद अडानी जी वो व्यक्ति हैं जिनका हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पहले गौतम अडानी कहते थे मेरा इनसे कोई लेना देना, लेकिन अब तो मानना पड़ेगा, अब तो मानते हैं। और ये विनोद अडानी हैं जो शेल कंपनीज का एक जाल बिछा के दुबई के थ्रू ये सब काम करते हैं। अब दुबई में क्या क्या हुआ वो एक लंबी हो जाएगी। विनोद अडानी ही इस पूरे अडानी का जो चक्रव्यूह है उसका केंद्र बिंदु। तो साइप्रस जाना अनायास नहीं, क्योंकि मैं ये भी याद दिला दूं, इन्हीं विनोद अडानी के बेटे के साथ मोदी जी ने जब 2011-12 में चीन यात्रा की थी, जब उन्होंने चीन में जाके जो डायमंड के कुछ तस्कर, स्मगलर्स को जिनको चीन ने गिरफ्तार किया था, उनकी जाके पैरवी किए थे। ऑन रिकॉर्ड है ये सब, मोदी जी खुद ही कहते हैं। और उनकी पैरवी करके उनके मुकदमे को जल्दी जल्दी सुनवाई की थी। उसमें 22-23 लोग थे, जिसमें 8-10 लोग बरी हुए थे, बाकी लोगों को सजा हुई थी। और उसमें मोदी जी का कहना था कि बहुत बेहतरीन काम हमारे जो तत्कालीन फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, ये उस समय एम्बेसडर थे चीन के। तो ये 2+2 करने में बहुत मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि साइप्रस क्यों जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं। अब दूसरा काम क्या कर रहे हैं, जो भक्त लोग हैं वो कह रहे हैं साइप्रस इसलिए जा रहे हैं क्योंकि टर्की और साइप्रस की लड़ाई है। तो टर्की और साइप्रस की लड़ाई हो, दोस्ती हो, हमसे क्या लेना देना। मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जिसको राहुल गांधी कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर। इन भाई साहब को वहां जाने की क्या जरूरत है, उनकी लड़ाई है हमसे क्या मतलब। तो भक्त लोग कह रहे हैं नहीं नहीं, हम बिल्कुल साइप्रस का साथ देंगे। अरे भाई, तुम्हारी सीमा पे चीन तुम्हारा अतिक्रमण कर रहा है, पाकिस्तान तुम्हारे बराबर आके खड़ा हो गया है जिसकी कोई औकात नहीं थी। वो पाकिस्तान को आज अमेरिका बार बार कह रहा है कि नहीं नहीं वो ताकत है। उसके फील्ड मार्शल को अमेरिका अपने चीफ गेस्ट बना के और गेस्ट ऑफ ऑनर बना के अपने यहाँ अपना जो उनका रक्षा दिवस है उस पर बुला रहा है। और आप तुर्की और साइप्रस में, तुर्की के अगेंस्ट साइप्रस इसलिए चले जा रहे हैं। एक बात तो ये हुआ है कि साइप्रस जाना कहीं ना कहीं इसके तार अडानी जी से जुड़े हुए हैं, जो शायद कभी पता न लगे, लेकिन विनोद अडानी साइप्रस के नागरिक हैं, ये लोगों को जान लेना जरूरी है। अब बात आती है कनाडा। इस बीच कनाडा पे आने से पहले एक और बात हो रही है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ईरान और इजराइल की इस समय लड़ाई शुरू। ईरान के ऊपर अटैक इजराइल ने किया और इजराइल ने अटैक किया कि वो न्यूक्लियर बनाने जा रहा है, तो हमने उनके न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक किया। ईरान ने रिटेलिएट किया। ईरान ने तेल अवीव जो इनकी राजधानी उस पर अटैक किया। अब ये पिछले 4 दिन से जुगलबंदी चल रही है, इजराइल मार रहा है, वो उधर से। अब इजराइल के पास ज्यादा प्रिसिशन और ज्यादा उस तरह के ऐसा कहते हैं कि उस तरह के शस्त्र हैं जो एग्जैक्ट लोकेशन पे करते हैं।
दूसरा उसकी जो जासूसी वो है, वो वहाँ पे लोगों को करके उनकी टैक्सीज़ में, उनकी ऑटो मतलब लोग जो कार में बम विस्फोट करा रहे हैं। इस पे दो राय नहीं है कि ईरान की जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है, उसपे काफ़ी लोगों को इन लोगों ने इज़राइल ने मार गिराया। लेकिन ईरान एक बड़ी कंट्री है। ईरान ने ये कहा है कि हम अपने आखिरी हमारा आखिरी आदमी तब तक हम लड़ेंगे और हम इज़राइल को ठीक करके मानेंगे। जब इज़राइल ये कर रहा है तो पूरी नहीं, 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 अब ट्रम्प जी भी आ गए हैं और ट्रम्प जी ने लेटेस्ट फिर से कहा कि जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान अभी कल फिर कहा, इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा निपटाया तो मैं इनसे कह रहा हूँ कि डील करो, व्यापार करो, ये झगड़ा मत करो। अब बड़ा पेट दर्द हो रहा है। पूरी दुनिया के जो इज़राइली समर्थक हैं और जिनको लग रहा है कि इज़राइल इस समय थोड़ा बैकफुट पे है, वो सब हुआ करके ये कह रहे हैं कि भाई ईरान ज़रा रिस्ट्रेन करिए, ईरान रिस्ट्रेन करिए। ईरान ने एक ही जवाब दिया कि जब गाज़ा में लोगों का कत्लेआम कर रहा था इज़राइल, जब पीएलओ में कत्लेआम कर रहा था इज़राइल, तो ये मानवता के पुजारी लोग, ये लोग कहाँ थे? एक एक स्टेटमेंट दिया है किसी ने, जो आज कह रहा है कि नहीं, आप अब हो क्या रहा है कि इज़राइल ने अपने सारे जो मारक मिसाइल इज़राइल है, वो ह्यूमन शील्ड के वो नागरिक ठिकानों के अंदर उसने छुपा के रखी हुई। तो अगर आप नागरिकों को ढाल बनाएँगे, तो ईरान उधर से अटैक करेगा तो सिविलियन अटैक होगा ही होगा। इस पे कैसी बात हो सकती है? और दूसरा ये है कि आप गाज़ा में क्या कर रहे थे? आप सिविलियंस को नहीं मार रहे थे, आप तो जिस आप कत्लेआम कर रहे हैं भई, तो उस पे कोई कुछ ना बोले। लेकिन आप यहाँ अगर 4-10 लोग मर रहे हैं तो आप क्या और वो भी तब जब आप उन सारे नागरिक ठिकानों में अपनी छुपे हुए अस्त्र छुपा के रखते हैं। इससे 2-3 चीज़ें होंगी। पहला, जो एक बना-बनाया एक थाना जैसे ऐसा होता है कि जो बड़े गुंडे होते हैं उनका बस आप गुंडे को अगर देख लिया तो आप उधर देख लेंगे तो मार इज़राइल की जो ये धाक थी कि इज़राइल का आयरन डोम है, कोई अंदर घुस नहीं सकता है, वो तो है और दे आर द बेस्ट और उससे भारत भी उसमें आ गया है लपेटे में। उससे ये खरीदो, उससे पेगासस खरीदो, उससे फलाना खरीदो, वो धाराशाही है। ईरान अपने बहुत कोई परिष्कृत नहीं है। ईरान अपने ट्रेडिशनल वॉर से के द्वारा इज़राइल को नाको चने चबा रहा है और उनका उनका पोर्ट को ध्वस्त किया है, उनकी ऑयल रिफाइनरी को ध्वस्त किया है, उनकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और जो ट्रांसमिशन है उसको ध्वस्त किया है। ईरान अपनी ट्रेडिशन का। तो ये जो उनका एक एक जलवा था ना जो होता है कि हम जिधर देख लेंगे उधर हम तबाही मचा देंगे, वो जलवा खत्म हो गया। दूसरा, अमेरिका अब सबको वो दे रहा है कि नहीं उनका न्यूक्लियर उनका बम तुमने गिराया। वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई तो तुमने एक बम गिराया और एक ही से तुम्हारा मन नहीं माना। तुमने दूसरा बम फिर गिराया और आज पूरी दुनिया को तुम लेक्चर देते हो कि कब न्यूक्लियर और कब वो और फलाना ढिमाका। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि भाई उनके ईरान के जो टॉप लीडरशिप अब जो बची है, तो जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो 90 मीटर्स ज़मीन के अंदर उन लोग क्योंकि अमेरिका का ये दावा है कि वो 60 मीटर्स अंडर द ग्राउंड तक उसकी न्यूक्लियर जो उसके पास न्यूक्लियर आर्मामेंट है, जो न्यूक्लियर हथियार है, वो वहाँ तक वार कर सकते हैं। वो 90 मीटर पे, 80 मीटर पे जैसा कहा जा रहा है कि 80 मीटर पे उनके काम चल रहे हैं न्यूक्लियर के ऊपर। ये वॉर जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। क्योंकि इसमें अच्छा दूसरा क्या है, आज इज़राइल के ऊपर से अगर अमेरिका हाथ हटा ले तो क्या है? अमेरिका सारी जगह घूम-घूम के सबको हथियार भी दो, मारो, मारो, मारो करे और जब तुम्हारा दोस्त पिटने लगे तो रिस्ट्रेन, डील ये सब करने लगे। ये दोगलापन नहीं चल सकता। समवन हैज़ टू टेल कि अ, कौन-सी चीज़ क्या है। आज ये बात आज दुनिया के पटल पे आ गया है। जॉर्डन को मार-मार के अमेरिका ने अपने साथ कर लिया। आज अगर जॉर्डन अलग हट जाए, तो जो पिटाई होगी इज़राइल की, वो सबको पता है, पूरी दुनिया में पता है। ये 2 लोगों को लड़ा के अब एक चीज़ क्या हो रही है कि इसमें चीन और रूस का पक्ष बिल्कुल क्लियर है, वो ईरान के साथ खड़े हैं। अमेरिका पूरी तरह से इज़राइल तो प्रायोजित अमेरिका द्वारा प्रायोजित है। अमेरिका वियतनाम का घाव अभी भूला नहीं है। अमेरिका अफ़गानिस्तान का घाव भूला नहीं है। और आज इस सूचना टेक्नोलॉजी के उसमें जब एक-एक छोटी-छोटी चीज़ें यहाँ से वहाँ तक पहुँचती हैं, उसपे बहुत क्लियर है
इस सूचना क्रांति में लोगों तक सारी सूचनाएं पहुंचाएं। तो अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता है कि अब उसके लोगों का, बाकी तो हो लेकिन लोगों की हानि हो। तो अमेरिका अपना फिजिकली कभी इसमें पार्ट नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका का अच्छा है, हथियार बिक रहे हैं, कर्जा बढ़ रहा है, लड़े जाओ। उसको सूट करता है कि यूक्रेन लड़े। यूक्रेन लड़ेगा तो उसके ऊपर और कर्जा बढ़ाते जाएंगे। वही चीज इजराइल की है। मेरा सिर्फ मानना यह है कि यहाँ से भारत को एक बिल्कुल क्लियर स्टैंड लेना चाहिए, और उस स्टैंड में आपको इजराइल के साथ खड़े हुए नजर कहीं नहीं आना चाहिए। आप अगर नॉन अलाइंड है तो आप नॉन अलाइंड हैं। आप, ये नहीं हो सकता है कि आप इजराइल के साथ खड़े रहें और जब यहाँ पे वो मारे तो आप कहने नहीं, देखो तो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन। और अंतिम बात कह के मैं खत्म करूंगा। भारत कनाडा पहुंच गए हैं मोदी जी। सबकी सांस रुकी हुई है, क्योंकि वहां पे कनाडा में जिस तरह का मोदी जी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट की बात हो रही है, उनकी पार्लियामेंट में उनके एमपीज ने बहुत कस के इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया है। उनके मंत्री कोर्ट के कहना पड़ा कि भाई ये G7 का था, कोई हमारा इंडिविजुअल एक देश का नहीं था, हम क्या करते। वहां पे मोदी जी इस बार, और बार बार आ रहा है कि इनकी सुरक्षा का वो बढ़ाया गया है, इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। और जो सबसे बड़ा, जो मुझे जिस जगह से भारत के प्रधानमंत्री की इज्जत में कोई, जो मुझे हिमाकत करने की कोई कोशिश कर सकता है, उसका नाम ट्रम्प जी का अभी तक जैसा व्यवहार रहा है, वो हर एक को डिमीन करते हैं, उसके साथ खराब व्यवहार करते हैं और उसकी बेइज्जती करते हैं। ट्रम्प को ये याद रखना होगा कि 140 करोड़ के लोगों के प्रधानमंत्री हैं। वो अपना कोई भी वक्तव्य दें या कोई भी ऐसी हरकत करें जिससे भारत के किसी व्यक्ति का, भारत के प्रधानमंत्री के प्रति अगर उनका कोई भी अनादर का भाव होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश 140 करोड़ लोग इसको याद रखेंगे। और ये जो बायकॉट तुर्की और बायकॉट चाइना की कॉल होती है, अगर किसी दिन बायकॉट अमेरिका की कॉल हो गई तो वो लेने के देने अमेरिका को भी पड़ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इस व्यू का नहीं हूँ अमेरिका के। मैं गया, मुझे अभी लगता है कि अमेरिका कई मामलों में संभावनाओं का देश है, रिसर्च R&D में बहुत करता है, बराबरी की बात करता है। लेकिन उनके जो करंट राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प साहब हैं, उनकी जो स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है, वो जो स्टाइल ऑफ वर्किंग, वो दूसरे को के प्रति जिस तरह का अनादर का भाव करते हैं, जिस तरह से बुलडोज करते हैं, उस पर उनको थोड़ा रिस्ट्रेन रखना। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।